सकता हूँ। फिगर जो आपने कल देखी थी दोबारा देखिए, फिगर 4.29 राइजोम की डायग्राम है। इन जनरल राइजोम आमतौर पर लंबे अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं, जिनके और फंक्शन के साथ साथ एक फंक्शन पेरिनेशन, खराब मौसम को गुजारना, और ये जी एक स्टूडेंट आने की कोशिश कर रही है मोटो के नाम से। मैं पहले कह चुका हूँ कि आपने अपने असल नामों से आना है, इस तरह के नामों की इजाजत नहीं है यहाँ पे। सर वो रिमशा है। रिमशा, तो उसको बताया कि मोटो की इजाजत नहीं है यहाँ पे। यस सर। अपने नाम और रोल नंबर के साथ आना जी। बेसिक्स तो हो गए जी। जी स्टेम के हवाले से, कि हम जब अंडरग्राउंड स्टेम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्टेम है, रूट नहीं है। इस रीजन के इसके ऊपर रूट कैप नहीं होती, इसमें नोड्स, इंटर नोड्स मौजूद होती हैं, इसमें टर्मिनल बड मौजूद होती है, स्केलीज होते हैं। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी स्टेम के हवाले से। एग्जाम्पल्स कल अगर नाम आए थे या नहीं आए थे चेक कीजिए। पहला नाम जो आपके सामने था कल वो था जी सेजिया केरेक्स, दूसरा था सॉल्मन सी, टर्मरिक हल्दी, और अदरक, जिंजर। ये मशहूर हैं जिनको हमने स्टडी करना है, जिनके नाम मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ इनके फंक्शन इंसान के लिहाज से, कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम एज फूड यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एज मेडिसिन यूज़ होते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं इनमें। बहरहाल ये सब कुछ चलेगा। ब्रांचिंग के लिहाज से राइजोम की दो टाइप्स, ये मोनोपोडियल भी हो सकते हैं और सिम्पोडियल। चूंकि मोनोपोडियल सिम्पोडियल को हम रेसमोस और साइमोस ब्रांचिंग के नाम से स्टडी कर चुके हैं, इसलिए ये तो मैं क्लियर नहीं करूँगा। सिर्फ इस हद तक बात होगी कि चंद ग्रासेस को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी जो स्टेम्स हैं वो सिम्पोडियल होते हैं, जिसमें सॉल्मन सील भी शामिल है, जिंजर, टर्मरिक वगैरह, ये सब सिम्पोडियल राइजोम्स की एग्जाम्पल्स हैं। एक लफ्ज जो यूज किया शेर में मैंने, स्ट्रैगलिंग राइजोम, स्ट्रैगलिंग। जो एग्जाम्पल दी है इसने, इसके लिहाज से वाटर ग्रास, टाइफा, सकरम, काई, अरंडो, नड़ी, ये आमतौर पर पानी में, ज़्यादातर पानी में ग्रो करते हैं, और ज़ाहिर के नीचे ज़ेर ज़मीन इनका जो राइजोम है वो मौजूद होता है, और ये काफ़ी दूर दूर तक ग्रो हो जाते हैं जहाँ तक पानी अवेलेबल हो। अभी 21% सोच के हैं मुझे जी। मुझे एक मिनट कीजिए, मैं दोबारा उसको बता देता हूँ, चूँकि वीरस मोटो जी, रिमशा विट के नाम से वो जो जी, ये रुबाब आप म्यूजिक सुन रही थी पीछे से। रिमशा, ये जी अभी सर। यहाँ पे तो ठीक है, वेलकम इन द क्लास। आप बहुत दिनों बाद आई हैं, क्या करती हैं इतने दिन आप? सर मेरा मोबाइल का थोड़ा इशू था, लॉकडाउन था इस्लामाबाद में, तो इस वजह से जल्दी नहीं था सॉल्व हो रहा, इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। चलो ठीक है। और ये अब यहाँ पे आपका नाम सही शो हो रहा है, चूंकि जब आप ज्वाइन कर रही थी तो उस वक्त वो, सर मैंने रिमशाब सर के नाम से सेव कर दिया है। चलो ठीक है, वो कुछ और मोटो के नाम से गा रहा था, तो मुझे बताया इसने किसी ने कि आप ये रिमशा ही है, उसको मैंने लॉक किया, लेकिन अब आपका नाम मुझे सही नजर आ रहा है। चलो ठीक है, सही है जी। हमारा नेक्स्ट ये तो हो गया जी कि ये सिम्पोडियल, ज़्यादातर सिम्पोडियल हैं और कुछ मोनोपोडियल। अब तस्वीर को सामने रखिए, सिम्पोडियल राइजोम ऑफ सॉल्मन सील, फिगर 4.30। इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको तस्वीर में देखना है आपने। टर्मिनल बट और लेटरल बर्ड्स डिस्कस हो चुकी है इस टर्म के अंदर। स्कार ऑफ एरियल शूट, हर साल जो शूट्स पैदा होती हैं आखिरकार वो उनकी डेथ हो जाती है, और उनके जख्म के निशान मौजूद रहते हैं। नोड्स, इंटरनोड नजर आ रही हैं इसके ऊपर, एडवेंटिशियस रूट्स नजर आ रही हैं, रिलेटेड ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ये सब कुछ राइजों में, और ये जो कुछ यहाँ देख रहे हैं तकरीबन सब कुछ अदरक पे भी मौजूद होता है, हल्दी पे भी, जो कि सब एक जैसे ही हैं बेसिकली, और स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस मौजूद नहीं।
एक नया लफ्ज़ यहाँ पे, ये लफ्ज़ नया इस लिहाज़ से कि यहाँ पे फर्स्ट आया है, इससे पीछे कहीं पे ज़िक्र मौजूद था इसका, एक्रोपोटिव सक्सेशन। राइज़ोम जब ग्रो हो रहा होता है तो तरतीब से स्टेप बाय स्टेप पहले ओल्ड पोर्शन, फिर न्यू पोर्शन, फिर उससे न्यू पोर्शन स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते जाएँगे। आखिरी सिरे पे उसके टर्मिनल बड मौजूद होगी। एक्सिलरी बर्ड्स, आप तस्वीर को देख सकते हैं, इसमें आपको नोड्स और इंटरनोड नज़र आ रही हैं। जहाँ पे नोड्स हैं वहाँ स्केलीज होते हैं, उनके एक्सिल में बर्ड्स होती हैं। जब वो बर्ड डेवलप होती हैं तो उससे न्यू शूट डेवलप हो सकती हैं और हर मुनासिब फासले पे इसमें से न्यू एरियल शूट्स डेवलप होती रहती हैं। मोस्टली राइज़ोम में ऐसे होता है। और जब वो मर जाती हैं एरियल शूट्स, उनके स्टार्स, उनके ज़ख्म के निशान देखे जा सकते हैं राइज़ोम्स के ऊपर। ये था जी राइज़ोम्स का तारफ़ उनके हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से। आखिरी जो तस्वीर है राइज़ोम में आपके पास वो है जी राइज़ोम सिम्पोडेड राइज़ोम ऑफ जिंजर, अदरक। अदरक मशहूर मारूफ है, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको उसकी ज़िग-ज़ैग ब्रांचिंग नज़र आ सकती है जो कि हेलिकॉइड ब्रांचिंग को भी शो कर रही है और इसके साथ-साथ बाकी सब चीज़ें नोड्स एंड नोड्स ये सब आपने देखे होंगे। शेरविन ने यहाँ पे एक बहुत मुख्तसर सा अ, कंपैरिज़न दिया हुआ है राइज़ोम और रूट का। ये पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं जो उसने दिए हुए हैं और सारे के सारे ख़ास अहमियत के हामिल हैं, चूँकि ये वाइवे के मशहूर क्वेश्चन में भी शामिल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, ज़्यादा खुद ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हम राइज़ोम और रूट में, राइज़ोम अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट पहले ही अंडरग्राउंड होती है। अगर हम नीचे ज़मीन में देख रहे हों तो कैसे चलेगा ये रूट है या राइज़ोम? तो चंद पार्ट्स, राइज़ोम पे नोड्स इंटरनोड्स होती हैं, रूट पे नहीं होती। राइज़ोम्स में टर्मिनल बड होती है, रूट कैप नहीं होती, जबकि रूट में रूट कैप होती है, टर्मिनल बड नहीं होती। स्केलीज़ होते हैं और उनके एक्सिल्स में बर्ड्स और उनसे न्यू चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। रूट में ऐसा नहीं होता। राइज़ोम खुद भी एक्सिल ऑफ ए लीफ के अंदर डेवलप होते हैं और उसके बाद ज़मीन में ग्रो करता रहता है। पहली है जी ऑल अबाउट कंपैरिज़न है। इसके साथ ही राइज़ोम हमारा कंप्लीट हो गया। राइज़ोम पहली टाइप थी। इसका इस्तेमाल के लिहाज से जो कि ये पॉइंट है, इसमें जो पौधों के नाम आए हैं, इसमें से सिर्फ 2 ऐसे नाम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अदरक, जिंजर, जिंजिबर साइंटिफिक नेम और एक अरेबिक नेम है जिसका ज़ंजीबील और दूसरा है हल्दी, टर्मरिक। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ इनको बेसिकली तो फूड में हम यूज़ करते हैं, लेकिन नोट कीजिएगा, ये दोनों बेहतरीन मेडिसिन भी हैं। हर्बल मेडिसिन का बहुत अहम पार्ट हैं दोनों ही। और टर्मरिक हल्दी जो है वो ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, दर्द के लिए, पेन के लिए। अदरक भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द के लिए भी और मैदे को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से इस्तेमाल आते हैं। इसके अलावा दुनिया में और भी जो कि राइज़ोम्स हैं जिनके अपने-अपने यूज़ेज़ हैं। लेकिन यहाँ पे जिनका तारुफ था उनके अब तक मैंने इसका ज़िक्र कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन कह लीजिए कोर। याद रखिए कि इस पे राइज़ोम पे सेपरेट नोड आ सकता है, कॉर्म पे सेपरेट नोड आ सकता है। कॉर्म दूसरी टाइप है। इसमें जो एग्जांपल दी गई हैं उनकी फिगर 4.32, ये ऑटम क्रोकस, कॉल्जिकम लुटियम, सुरिंजान या सुरिंजन उर्दू, हिंदी और पंजाबी नेम्स हैं। क्रोकस, क्रोकस सैटिवा, क्रोकस सैटिवम। ये ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन इंग्लिश नेम है, मशहूर मरूफ है। और कचालू उर्दू में कोलोकेसिया साइंटिफिक नेम है। ये हैं जी 3 मशहूर मिसालें जिनको कि आपकी बुक में डिस्कस किया है और हमको लेके चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इसका तारुफ, राइज़ोम सॉरी कॉर्म। कॉर्म जो है जब राइज़ोम की बात हुई थी तो उसमें लफ्ज़ था कि ये हॉरिज़ॉन्टली प्रेज़ेंट होता है अंडरग्राउंड। कॉर्म जो है ये वर्टिकली प्रेज़ेंट होता है, यानी इसकी जो बड है या टर्मिनल बड है वो ऊपर की तरफ होगी। ये कंडेंस होता है, छोटा और मोटा होता है, तकरीबन गोल होता है। राइज़ोम पतले और लंबे, काफ़ी लंबे हो सकते हैं। इसके ऊपर भी नोड्स, इंटरनोड्स और स्केल मौजूद होते हैं, जैसा कि क्रोकस पे देखे जा सकते हैं डायग्राम फिगर 4.3 के अंदर। अब डिटेल्स की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहली तस्वीर आपके पास है 4.32। ए और बी 2 डायग्राम्स हैं। ए डायग्राम में ओल्ड कॉर्म और न्यू कॉर्म।
BMC को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। जो 1 साल कॉर्म पैदा होता है उसके ऊपर शूट्स, वो शूट्स फूड पैदा करती हैं और फिर उससे न्यू कॉर्म पैदा होता है नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। अगर आप डायग्राम बी को गौर से देखें तो उसमें ओल्ड कॉर्म के साथ जो न्यू कॉर्म बन रहा है या बनने लगा है, उसके अंदर एक्सेस ऑफ न्यू कॉर्म और उसमें लीफ बेसिस और ओवरी ऑफ फ्लावर वगैरह नजर आ रही हैं। जब ये डेवलप हो जाएगी शूट, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फूड जो पैदा होगी, ये वाला कॉर्म बड़ा होता जाएगा और पहले वाला कॉर्म छोटा हो जाएगा। पहले जिस पौधे की बात हो रही है वो है जी यहाँ पे ऑटम क्रोकस कॉल्चिकम लुटियम। कॉल्चिकम वो पौधा है जिसको एज मेडिसिन यूज किया जाता है। सुरिंजान या सुरिंजन मशहूर दवाई है जो हकीम इस्तेमाल करते हैं। ये पेन किलर है, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल की जाती है। इसी से एक मेडिसिन हासिल होती है जिसका नाम कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक करके क्रोमोसोम की डबलिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसका जिक्र जेनेटिक्स में हो चुका हुआ स्पेक्ट्रम जोलॉजी की जेनेटिक्स। हमारी सेकंड डायग्राम है 4.33 कॉर्म ऑफ क्रोकस। क्रोकस साइंटिफिक नेम है और इसका ये साइंटिफिक नेम इंग्लिश नेम है सैफरॉन, उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं। बहुत ही मशहूर मारूफ चीज़ है और मेरा ख्याल है आप लोग इसके नाम से वाकिफ होंगे। जी, कितने लोग हैं जिन्होंने ज़ाफ़रान का नाम सुना हुआ है? सर मैम। जी, ज़हरा का जवाब है, ठीक है। और जी कोई ये भी मालूम है कि किस काम आता है? जी उमैर, आपने कहा क्या दोबारा बताएं? सर वो खाने के लिए भी आता है काम और सर मेडिसिन जी जी ठीक है जी, आप लोग जो जवाब दे रहे हैं सारे के सारे ठीक हैं। तो बहरहाल नोट कीजिएगा, इसको लोग फूड में कलर के लिए, फ्लेवर के लिए भी डालते हैं। नंबर 2, ये मेडिसिन है, दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 3, बहुत से लोग तवीज़ लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तवीज़ कौन लिखते हैं ये आपको पहले से पता होगा। बहरहाल मैंने इसके चंद यूजेस आपको बताया, शुरू मारूफ है। अब ए और बी डायग्राम्स को दोबारा देखिए। ए डायग्राम में बहुत से स्केल लीव्स नजर आ रहे हैं। उनको जब उतारा गया है तो उसके अंदर यानी ज़ाफ़रान के कॉर्म के अंदर आपको नोड्स और इंटर नोड्स नजर आ रहे हैं। अगले पेज पे इसकी बहुत अहम खास डायग्राम है, बल्कि खास डायग्राम है जिसमें 2-3 बहुत अहम चीज़ें नजर आएंगी। जब आप कंपेयर करेंगे इसको क्रोकस को आटम क्रोकस से, कॉर्म या जो क्रोकस यानी ज़ाफ़रान है, इसका फर्ज कि एक आपने कॉर्म ग्रो किया, पौधा ग्रो किया, पहले साल वो ग्रो हो गया, अगले साल जो नेक्स्ट कॉर्म होगा वो पहले कॉर्म के ऊपर ग्रो करेगा, उस अगले साल तीसरा वो सेकंड वाले के ऊपर ग्रो करेगा। जैसा कि फिगर 4.34 में आप देख सकते हैं, 3 साल के कॉर्म आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं। जब एक के ऊपर दूसरा कॉर्म, उसके ऊपर फिर तीसरा कॉर्म, ऐसे ग्रो होते जाएंगे तो उसके नतीजे के तौर पर जो कॉर्प्स आप देख रहे हैं, जो आखिरी कॉर्म होगा वो जमीन के लेवल पे पहुंच जाएगा, आवाज को जमीन से बाहर निकल आएगा, जो कि फिजिबल नहीं है क्योंकि कॉर्म को जमीन के अंदर होना चाहिए। अब नेचर क्या करती है, इसकी दूसरी डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम में जो सबसे ऊपर वाला कॉर्प है, थर्ड ईयर कॉर्प, उसमें से स्पेशल रूट्स निकल रही हैं और इन रूट्स का जो नाम है वो है कंट्रैक्टाइल रूट। याद कीजिए, रूट वाले चैप्टर में मैंने ये नाम आपके सामने एक्सप्लेन किया था और बल्कि ऐड कराया था, चूँकि वहाँ पे ये पॉइंट मौजूद नहीं था। कंट्रैक्टाइल रूट्स की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको कंट्रैक्ट रूट्स के ऊपर गोल दायरे बने हुए नजर आएंगे और इससे इनको एनिलेटेड रूट्स का नाम भी दिया जाता है। अब इसका नाम खुद बता रहा है कि ये रूट सिकुड़ती हैं, सिकुड़ सकती हैं। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और नोट करने वाली। आमतौर पर पौधों में कंट्रैक्शन का अमल बहुत रेयर है। आपने बहुत कम कोई एग्जाम्पल सुनी होगी या देखी होगी, तो आपने किसी पौधे को, हर प्लांट को सिकुड़ते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पे जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें रूट्स हैं, इनके कंट्रैक्शन को समझने के लिए डायग्राम को दोबारा फिर गौर से देखिए। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, थर्ड ईयर कॉर्म में से रूट्स निकली हुई हैं। ये रूट्स डेवलप करती हुई प्रीवियस कॉर्म से नीचे काफी गहराई में, डीप जमीन में चले जाएंगे और अपने आप को गहराई में फिक्स कर लेंगे पहला स्टेप। जैसा कि इसके अपर पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें वाज़ेह तौर पर रिंग से बने हुए नजर आ रहे हैं एनिमेशंस।
यहाँ पे अब इसमें कंट्रैक्शन का शुरू होगा, ये ऐसा ऐसा कंट्रैक्ट करना शुरू करेगी। जो प्रीवियस कॉर्ब हैं वो गल सड़ चुके होते हैं लेकिन मौजूद होते हैं, चुनांचे उसको ये कंप्रेस करती हुई नीचे की तरफ ले जाएगी। थर्ड ईयर कॉर्ब को, न्यू कॉर्ब में, तीसरे साल वाला कॉर्ब में तस्वीर में, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ज़्यादा गहराई में, जब वो मुनासिब गहराई में चला जाएगा तो कंट्रैक्शन का अमल स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टेड रूट का फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये है जी एक अजीब गरीब फिनोमेनन जो कि नज़र आता है हमें स्पेसिफिक इस ज़ाफ़रान के पौधे के अंदर। अगर इसका इससे ताल्लुक नहीं है, एक हट के है क्वेश्चन। ज़ाफ़रान जो लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए, और इसी को ज़माने अब से कुछ 150 साल पहले का ज़माना, श्वान ने जो दुनिया का पहला स्टेज यूज़ किया था सेल को स्टडी करने के लिए, उसने भी सैफरान यानी ज़ाफ़रान को ही यूज़ किया था। हम समझते हैं कि आप जानते हैं कि ये ज़ाफ़रान पौधे का कौन सा हिस्सा होता है जिसको रंग के लिए, फ्लेवर के लिए, कलर के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट का कौन सा पार्ट? सर स्टेम होता है। जी, ज़ारा ने कहा स्टेम होता है जी। और कोई जी? रूट्स होंगी, रूट्स। दो जवाब हो गए जी, रूट्स होंगी। दैट मीन यू आर नॉट श्योर। और कोई जवाब जी? सर स्टेमन। स्टेमन किसने कहा है? लाइबा? सर मैंने लाइबा नहीं। जी बिल्कुल, लाइबा का जवाब दुरुस्त है जी, बाकी जवाब गलत थे। लाइबा का आंसर करेक्ट है। याद रखिए सेफ्रॉन का वो पार्ट जो कलरिंग मैटर या स्टेन के तौर पर यूज होता है, उसके स्टेमन्स होते हैं और ये बहुत महंगा बिकता है। ये कश्मीर के इलाके में पाया जाता है। कश्मीर। ये सर आप कह रहे हैं ना कि वो राइटिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा था, मैं वही सोच रही हूँ कि इतना महंगा और जी बिल्कुल, जमाने के दिन में इतना महंगा नहीं था। अब चीज़ें ये टाइम से महंगी हो गई हैं चूँकि प्लांटेशन कदर कम हो रही है पोल्यूशन से, अदर चीज़ों से। बहरहाल इसकी जो है प्राइस जो है वो राइज करती करती बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहरहाल ये कश्मीर के इलाके में और हिमालयास में ख़ास तौर पर ग्रो होता है। पर ये था जी ऑल अबाउट फिगर 4.3435। इस हिस्से का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आखिरी पोर्शन है वो है जी कॉर्न ऑफ कोलोकेसिया, उर्दू में कचालू कहते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कचालू देखा हुआ है या नाम सुना हुआ है? क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? क्या देखा हुआ है कि नहीं? एनीवन? यस सर जी थोड़ा नहीं आलू जैसा देखा। नहीं, अब दो टाइप जवाब आ होता गए जी। है। कुछ लोग कह रहे हैं देखा है और रिप्शन ने गालबन कहा नहीं देखा। जी किसी ने? ना सर मैंने नहीं देखा। जी जिन्होंने देखा हुआ है, क्या किसी ने खाया भी है? क्या किसी ने इसको खाया नो भी है सर। कि नहीं? चलें कोई बात नहीं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत कम कम पाया जाता है और खाने का राज कम है। इंडिया में ये बहुत कॉमन है और दुनिया के और इलाकों में भी कॉमन भी है और खाया भी जाता है। इसकी शक्ल और सूरत तकरीबन आलू जैसी होती है सर बज़ाहिर। ये स्वीट पोटैटोस तो नहीं है? नो नो नो, स्वीट पोटैटो हम पढ़ चुके हैं। आपने तो पूरे रूट के चैप्टर की मत मार के रख दी है लाइबा। सर नेम बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो उस पूरे चैप्टर की मत मार के रख दी है जो हम पढ़ चुके हैं। रूट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। स्वीट पोटैटो इज रूट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। साइंटिफिक नेम है कोलोकेसिया, उर्दू नाम है कचालू, और मैं उर्दू का एक मुहावरा है या क्या सर चीज। मैंने खाया। सर ये कराची से आया था तो हमने खाया था। जी मैं नाम बोलने लगा हूँ सर इसका साइंटिफिक नेम दोबारा बता दें। इसका। जी क्या पूछा, किसने पूछा है? साइंटिफिक नेम साइंटिफिक सर नेम? मैंने पूछा जी नेम कोलोकेसिया। दोबारा ये बता दें। जो डायग्राम मैंने सेंड की है, आपने कलर डायग्राम चेक की? डायग्राम सेंड कर दी थी, काफी पहले सेंड कर दिए थे। कोलोकेसिया जी व्हाट्सएप पे सर। ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। कोलोकेसिया इसका साइंटिफिक नेम है। कचालू इसका उर्दू नेम है, उर्दू हिंदी और यही इस्तेमाल होता है। और ये एक खूब मुहावरा टाइप चीज़ है जी, आलू कचालू तुम कहाँ गए थे, या किसी लिटरेरी उसका ये स्टेटमेंट है। बहरहाल देखिए कि ये एज वेजिटेबल यूज होता है आलू जैसा है। अब इसकी जो डायग्राम बनी है, डायग्राम को और से देखिए। आपको डायग्राम में गोल राउंडेड है, तकरीबन थोड़ा सा लंबूतरा हो सकता है। नोड्स और रिटर नोड्स, लेटरल बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड्स सब नजर आ रहा है और नीचे स्कार्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स और रूट्स भी नजर आ रही है। काट के देखेंगे तो तकरीबन आलू जैसा होता है और बेसिकली ये फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। हर जहाँ पाया जाता है वहाँ लोग इसको एज फूड यूज करते हैं। ये है जी ऑल अबाउट
स्पेसिफिक चीज़ें। हाँ, एक पॉइंट जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं मेंशन करना चाहता हूँ, उर्दू का लफ्ज़ है अरबी। अरबी, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? क्या आप? यस सर, सर वेजिटेबल। जी सर बिल्कुल। इससे हम अरबी एक मशहूर वेजिटेबल है। पंजाबी में कुछ लोग उसको अरबी कहते हैं, जो दुरुस्त नहीं है, अरबी उसका तलफ़्फ़ुज़ यस सर। प्रॉपर है। ये भी कॉर्म है, अरबी भी कॉर्म है। और एक पूरी फैमिली है, फैमिली एरेसी, जो कि फैमिलीज आपके शायद उसके अंदर कोई 10-11 शामिल हैं। बहरहाल एरेसी फैमिली में उसके मेजॉरिटी मेंबर्स में, काफ़ी मेंबर्स में कॉर्म पाए जाते हैं। और कॉर्म की डिटेल्स आज हमने डिस्कस कर ली हैं। जी, हमारे लेक्चर को 26 मिनट गुजर चुके हैं जी, सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। इस 4 मिनट में हम आगे नहीं जा सकते। मैं सिर्फ नेक्स्ट टॉपिक का तारुफ कर देता हूँ। अंडरग्राउंड स्टेम के 2 हिस्से हमारे मुकम्मल हो गए। हमने राइजोम और कॉर्म स्टडी कर लिए हैं। और जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हैं बल्ब और ट्यूबर, जो बाकी 2 रह गए हैं स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के। उसके बाद स्टेम की स्पेशल मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। स्टेम का चैप्टर काफ़ी लंबा है लेकिन नेक्स्ट चैप्टर इससे भी लेंथी होंगे। और बहुत अहम पॉइंट है जी स्टडी के हवाले से, आप लोग स्टडी को बहुत लाइट ले रहे हैं, जबकि इसको लाइट नहीं बल्कि बहुत हैवी लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सर मैंने यही आपसे क्वेश्चन पूछना था। कुछ है। सर ये हमारे सिलेबस कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस एथलीट से रिलेटेड ज़रूर है। सर जब आप स्टूडेंट थे तो आप किस तरह चीज़ों को मेमोराइज करते थे? क्या आपने बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ी हुई हैं और वो आपको रिटेन भी माशाल्लाह है, तो आप किस तरह एज अ स्टूडेंट सब चीज़ों को बेटा ज़्यादा इसमें, हाँ जी, सारे? इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। याद रखिए कि जहानत एक तो गॉड गिफ्टेड होती है, ज़रा जेनेटिक है। जहानत बेसिकली जेनेटिक है। आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स हासिल हुई हैं, हम जेनेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ चुके हुए हैं सेमेस्टर 1 में। जहानत जो है ये पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, चूँकि आपने स्टडी की है, पोलीजेनिक है। बहुत सी जीन्स जो कि माँ बाप से आती हैं, नंबर 1 पे जीन्स का इफेक्ट है। और इफ यू रिमेंबर, वहीं पे एक लफ्ज़ डिस्कस हुआ था, मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी फैक्टोरियल, ये यस मल्टी सर। फैक्टोरियल यानी इसमें जीन्स के साथ साथ आपकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अब जेनेटिकली तो जो कुछ जीन आपके पास हैं वो तो वही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आ सकती है। तो जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिल गई हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ज़हीन भी हो सकता है और अपने पेरेंट्स से नालायक भी हो सकता है। एक ही फैमिली में यस। दो जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, एक ही फैमिली में अगर बहुत से बच्चे हों, हमारे यहाँ तो ज़रा बच्चे ज़रा कम कम होते हैं। अगर आप सुबह सराद में चले जाएँ या अफ्रीका में चले जाएँ, नाइजीरिया में, तो एक फैमिली में 15-20 बच्चे बड़े कॉमन होते हैं। अब वहाँ पे आपको हर तरह के बच्चे मिलेंगे। कोई एक बच्चा बहुत ज़हीन हो सकता है, एक इंतहाई नालायक होगा, लेकिन वहाँ भी मेजॉरिटी बच्चे एवरेज होंगे। यानी हर तरह के वेरिएशन मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल जीन्स को तो आप नहीं छेड़ सकते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, अब एनवायरनमेंट में नंबर 1 पे आपकी फूड और डाइट आती है। आपकी फूड बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोगों को बैलेंस डाइट का कंसेप्ट नहीं है। मुतवाज़िन ग़िज़ा आपकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। फूड के अंदर बैलेंस डाइट में सब चीज़ें होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी चाहिए, उसमें फाइबर भी है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स भी शामिल हैं, लिपिड्स भी हैं। हर चीज़ एक ख़ास मिकदार में होनी चाहिए, एक चीज़। नंबर 2, बहुत ही अहम चीज़ है एनवायरनमेंट में कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपको कौन पढ़ा रहा है, टीचर्स कौन हैं, कैसे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने ये वर्डिंग यूज़ की थी, जो एनकरेजिंग एनवायरनमेंट होती है, वो टीचर्स जो बच्चों को गाइड भी करते हैं और बच्चों से सवाल पूछते हैं और बच्चों को इनकरेज करते हैं सवाल पूछने पे और सवालों का जवाब देते हैं। जो स्टडी है ये टू वे प्रोसेस होता है, दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होती है। अगर बच्चे गुमसुम होकर बैठ रहे हैं, आमतौर पर आपने नोट किया हो क्लास में सिर्फ 4 या 5 बच्चे होते हैं जो इंटरेक्शन करते हैं, बाकी सब सुम मुम बुकमुन उमयन फॉर्मूला यरजऊन की मिसाल बन के क्लास में बैठते हैं। जब तक आप एक्टिव नहीं होगे तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि बिल्कुल चुप बैठे हों और पढ़ रहे हों, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। पर याद रखिए कि ज़हानत के लिए पढ़ना, मुसलसल पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ये पहली चीज़ है। और हमारी बस्ती ये है कि हमारी यंग जनरेशन ने पढ़ना बंद कर दिया। स्टडी जो है, एक तो ज़ाहिर है कि लेक्चर आपने नोट किया होगा, मेरा लेक्चर
ये तो जो कि बाई चांस हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस वक्त, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिलेबस को हर लिहाज से मुकम्मल कवर करूँ, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। सेमेस्टर 1 बहुत लेंथी था बॉटनी में ख़ास तौर पर, ज़ूलॉजी में भी ऐसे ही था, लेकिन मैंने उसको कवर किया, कंप्लीट किया विद इन टाइम लिमिट। अब सेकंड काम बच्चों का है कि वो उसको पढ़ें, मेमोराइज़ करें। मेमोराइज़ करने का एक ही तरीका है जी, उसको सिंपली तो हम यही कहते हैं रटा लगा, लेकिन खुद पढ़ने के मामले में जब कोई चीज़ आप सुनते हैं, टीचर जब पढ़ा रहा हो, और ख़ास तौर पर अगर सामने जैसे व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो चीज़ याद होने में ज़्यादा मदद मिलती है। ऐसे ही जब बच्चे मिल के पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, उससे भी चीज़ों को मेमोराइज़ होने में मदद मिलती है। और एक हैरानकुन चीज़ सुन लीजिए कि जो जब बंदा पढ़ा रहा होता है, तो पढ़ाते हुए आप ज़्यादा लर्न करते हैं। खुद पढ़ने में चीज़ें लर्न नहीं होती हैं जितनी पढ़ा के लर्न होती हैं। अगरचे मैं शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन जो चीज़ें ज़ाहिर है कि मुझे आप कह लीजिए ज़्यादा अटेंशन है, वो पढ़ाने की वजह से ऐसा होता है। चूँकि मैं रेगुलर, आपने खुद देखा होगा मैं किस हद तक रेगुलर हूँ, और कभी क्लास का मिस होने वाली आप बात। एलियट से पढ़ा रहे हैं? जी, नहीं ज़ाहिर है कि मुझे 30 ईयर से ज़्यादा हो चुका हुआ पढ़ाते हुए। सर आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा लायक हैं? नहीं जी, मैं अपनी फैमिली का सबसे नालायक बच्चा। मेरा सर मेरे बड़े और छोटे भाई दोनों ही मुझसे ज़्यादा, उनके पास डिग्रीज हैं, मेरे पास ज़रा डिग्रीज कम है, उनके पास मुझसे भी ज़्यादा डिग्रीज। लेकिन ये है कि ये कुछ अजीब-ओ-गरीब पॉइंट है कि मैंने दाएँ में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाई हुई हैं, यानी बहुत सी चीज़ों में मेरी इंटरेस्ट है। अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ मेरी इंटरेस्ट दाएँ में बहुत सी चीज़ों में, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़ और बहुत कुछ मैंने स्टडी किया हुआ है। अपने सब्जेक्ट के अलावा भी मेरी स्टडी दाएँ में बहुत दूर-दूर तक है। चलें, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, सर आपकी क्लास का जो सर नेक्स्ट। हमारी ज्यादा क्लास में मुतालिया करने का जो है वो इंटरेस्ट भी है कि इंटरेस्ट है तो ज्यादा नहीं, ज़ाहिर है कि वो हर पढ़ बंदे का अपना-अपना है ना, चूँकि मैंने बताया था कि मैंने बहुत सी चीज़ें स्टडी की हुई हैं। आम लोग साइंस में को शायद तो नाज़िर कोई बंदा होगा जो इस्लामियात को स्टडी करता हो, इस्लामिक स्टडी से किसी का शग़फ हो, और ऐसे जो अलाइड सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, मैंने ये चीज़ें भी बहुत सी स्टडी की, बहुत ज़्यादा स्टडी की हैं। और मेडिसिन तो मेरा फ़ेवरेट है, चूँकि मैंने उसमें भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, और उसकी रीज़न ये है कि माइक्रोबायोलॉजी मेरी स्पेशलाइज़ेशन है। उसका ताल्लुक जरासीम और उनके कंट्रोल के साथ होता है, तो इस लिहाज से। चलिए जी, टाइम ऊपर हो चुका है, वैसे आप लोग अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ चलिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।